गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो क्रोमोसोम म्यूटेशन थी उसका फोर्थ टाइप संरचनात्मक परिवर्तनों में डुप्लीकेशन अच्छे से समझा था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, जैसा कि मैंने आपको ये समझाया था, जिसमें अपन ने देखा था कि जो पॉइंट से जीन म्यूटेशन को अपन बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। यह टू टाइप से होती है, एक तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और दूसरी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर मैंने आपको बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्षार युग्म प्रतिस्थापन के बारे में बताया था, जो दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन। तो अपन अब समझते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है और ट्रांसवर्जन क्या होता है। तो ध्यान देना, ट्रांजिशन को सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशन ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें एक प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन से अर्थात एक पिरिमिडीन का क्षारक युग्म का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से होता है। तो ध्यान देना, यहां पे क्षार युग्म प्रतिस्थापन यानी कि बेस पेयर्स का सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा। अब वो क्षार युग्म कौन कौन से होंगे? अब क्षार युग्म अपन को पता है, अपन ने डीएनए आरएनए पढ़ा है। तो दो प्रकार के क्षारक होते हैं, एक तो प्यूरीन और एक पिरिमिडीन। एक तो क्या है? प्यूरीन, और दूसरे क्या है? पिरिमिडीन। प्यूरीन में अपन को पता है क्या क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन, यही होते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो ट्रांजिशन टाइप का जो क्षार युग्म प्रतिस्थापन होता है, इसमें एक प्यूरीन का प्रतिस्थापन या प्यूरीन क्षारक युग्म का प्रतिस्थापन प्यूरीन से यानी प्यूरीन का प्यूरीन से ही, और एक पिरिमिडीन का पिरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ होता है? थाइमिन के साथ। और जैसे मान लो कि है ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, ये होता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्यूरीन का प्यूरीन से, प्यूरीन में क्या है? एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि, और थाइमिन, पिरिमिडीन क्या में क्या है? थाइमिन और साइटोसिन, यानी कि इसका प्रतिस्थापन हो गया इससे। बता सकता हूं मैं, इसकी जगह पर आ गया ये वाला, यानी कि ग्वानिन की जगह आ गया एडेनिन और साइटोसिन की जगह आ गया थाइमिन। एडेनिन अपन को पता है कि प्यूरीन क्षारक है, ग्वानिन भी प्यूरीन क्षारक है, थाइमिन पिरिमिडीन क्षारक है, और इसकी जगह कौन ले रहा है? साइटोसिन। तो अपन यहां पे देख रहे हैं कि प्यूरीन की जगह दूसरा प्यूरीन आ रहा है और पिरिमिडीन की जगह दूसरा पिरिमिडीन आ रहा है। लेकिन इससे जस्ट उल्टा होगा ट्रांसवर्जन में। इसमें क्या होगा? एक प्यूरीन क्षारक का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन के द्वारा किया जाएगा, या एक पिरिमिडीन क्षारक युग्म का प्रतिस्थापन प्यूरीन द्वारा किया जाता है। तो इसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लू मैं, एडेनिन है, एडेनिन एवं ग्वानिन, ये तो हो गए कौन से? प्यूरीन क्षारक। इनका प्रतिस्थापन कौन कर रहा है? ये किस में प्रतिस्थापन कौन कहां से हो रहा है? पिरिमिडीन से, यानी कि थाइमिन एवं साइटोसिन। ये जो प्यूरीन क्षारक थे एडेनिन और ग्वानिन, इनको प्रतिस्थापित कर दिया है पिरिमिडीन क्षारकों ने, थाइमिन और साइटोसिन ने। या फिर
जैसे पिरिमिडीन क्षारक है साइटोसिन और थाइमिन, इनका प्रतिस्थापन कर दिया है गुआनिन प्यूरिन क्षारकों ने एवं एडेनिन ने। तो ऐसे अपन को इस चीज को समझना है। पहले में सेम हो रहा है, प्यूरिन से प्रतिस्थापित हो रहा है, पिरिमिडीन से हो रहा है, लेकिन ट्रांस वर्जन में प्यूरिन पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन प्यूरिन से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। तो इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। यहां से भी अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। क्लियर है? ओके। अब अपन बात करेंगे, अच्छा अपनी बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, क्षार युग्म प्रतिस्थापन। अब अपन सेकंड टाइप पे बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन की, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसको आपने प्रीवियस क्लासों में 12th क्लास में अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, इसको ध्यान से समझते हैं पहले। कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी बेसेस की चेन में, डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है, उनकी चेन होती है, उनकी चेन में कोई एक क्षारक युग्म या तो जुड़ जाए या बाहर निकल जाए, या तो जुड़ेगा या बाहर निकल जाएगा। कौन? नाइट्रोजनी क्षारक युग्म, बेस पेयर, डायरेक्टली बोल रहा हूं बेस पेयर, या तो बाहर निकल जाता है उस चेन से या जुड़ जाता है। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कूट भाषा विस्थापन वाले स्थान से आगे की ओर पूरी की पूरी बदल जाती है। यानी कि जहां पे ये विस्थापन हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जहां पे उत्परिवर्तन हो रहा है, वहां से कूट भाषा आगे की तरफ पूरी ही बदल जाती है। अर्थात विस्थापन स्थल से एमआरएनए में कोडोन बदल जाते हैं। जैसे ही विस्थापन होगा, एक बेस पेयर निकल के भाग जाएगा या उसकी जगह या कोई दूसरा नया आकर जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो एमआरएनए में कोडोन बदल जाएंगे, जिसके कारण जो एमिनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि अपन ने प्रोटीन संश्लेषण पढ़ा है पहले, अपन जानते हैं कि एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अगर एमआरएनए में कोडोन ही चेंज हो रहे हैं इसके कारण, बेस पेयर के जुड़ने या निकलने के कारण, तो क्या होगा, जो प्रोटीन पहले बन रहा था, जो पॉलीपेप्टाइड चेन पहले बन रही थी, अब नहीं बनेंगे, क्योंकि कोडोन ही चेंज हो गए एमआरएनए में। तो अब नए प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो ऐसे म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब इसको मैं आपको एक चार्ट बना के समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो ध्यान से समझना। ये बाकी हटा रहा हूं मैं सब। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ये अपन मान लेते हैं एमआरएनए है। इस पे अपन जानते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां पे है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिसोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिनोसिन, थाइमिन, ऐसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन,
साइटोसिन, फिर एडेनिन और गुआनिनोसिन। बॉन्ड डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डबल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल। जो अपन ने जब डीएनए अपना पॉइंट स्टार्ट हुआ था तो वहीं पे समझ लिया था इसको। अब अपन जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो त्रिक कोड होते हैं। ये पहला कोड कोडोन, जैसे मान लो कि ये एमआरएनए का डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसको टेम्पलेट के रूप में, एक साँचे के रूप में काम में लेकर यहाँ पे ये एमआरएनए का निर्माण हुआ है। तो एमआरएनए पे ये फर्स्ट कोडोन हो गया और ये 3 मिलकर ये सेकंड कोडोन हो गया और ये थर्ड कोडोन हो गया। ये है एक नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल डीएनए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट टाइप का म्यूटेशन, तो उस टाइम अपन ने जाना कि ये जो चेन है डीएनए में, नाइट्रोजनी बेसेस की जो चेन है, इसमें से एक नाइट्रोजनी बेसेस या तो जुड़ जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम अपन कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट टॉपिक है, हार्ड नहीं है। सेम वही सीक्वेंस। अब ध्यान ये देना है अपन को कि इसमें या तो कोई, इनमें से कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेसिस या तो यहां से निकाल देना है या कोई नया जोड़ देना है अपन को। जैसे ATGCT AGTC, तो क्या हो जाएगा TACGATCA और ये G, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चेंज्ड डीएनए कैसे चेंज होगा, जैसे मान लो कि इसमें यहां पे म्यूटेशन हो गया, इस वाले भाग में म्यूटेशन हो गया, यहां पे, यानी कि ये कोडोन था फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। मान लो यहां पे म्यूटेशन हो गया, कौन से टाइप का, फ्रेम शिफ्ट टाइप का म्यूटेशन हो गया यहां पे एडेनिन और थायमिन बेस पेयर में। या तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा या यहां पे कोई दूसरा और नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ जाएगा। अब ध्यान देना, इसके कारण होगा क्या, अपन ने ये जाना कि इससे, इस विस्थापन स्थल से कूट की भाषा बदल जाती है, अर्थात इस एमआरएनए में कोडोन बदल जाएंगे, आगे के कोडोन बदल जाते हैं, ऐसा अपन ने समझा है। तो ये अपन देख रहे हैं सेकंड नंबर का कोडोन, यहां पे मान लो कि ये वाला निकल गया बेस पेयर, तो अभी तो यहां पे 2 ही तो रहे नाइट्रोजन बेसेस, जबकि 3 होने चाहिए। तो अब 3 का जोड़ा बनेगा तो कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि इसको यहां से हटा दिया, ये हट गया यहां से, जैसे मैं हटा दिया इसको, तो अब कैसे बनेगा, ये यहां से आएगा। यानी पहले यहां पे क्या था, ए डबल बॉन्ड टी था यहां पे, तो इससे इसी प्रकार का एमिनो एसिड
जुड़ रहा था, उसकी चेन बन रही थी पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन यहां पे अब ये ग्वानिनोसिन और साइटोसिन बेस पे आ जाएगा इसकी जगह, तो किसी दूसरे प्रकार का एमिनो एसिड बनेगा, यानी कि यहां पे कोडोन की भाषा ही बदल गई एमआरएनए में। तो इसे ही क्या बोलेंगे, इसे मतलब कि यहां इससे आगे की सारी कहानी ही बदल जाएगी, कोडोन ही बदल जाएंगे। तो जो एमिनो एसिड जो पहले बन रहे थे अब दूसरे प्रकार के बनेंगे। इसलिए तो मैंने कहा था कि एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस बदल जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट यानी कि ये फ्रेम है, इसमें कुछ भाग निकल गया, जुड़ गया, तो आगे की जो फ्रेम है सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है। ये वाला कोडोन यहाँ पे था, लेकिन ये वाला डिलीट हो गया, तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है, ये 3 का जोड़ा हो गया, ये कोड बन गया। इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब अपन बात करेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे चेंज्ड डीएनए। ठीक है, ये चीज आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे सहलगनता की। नाम सुना होगा, लिंकेज जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकेज, सहलगनता। तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट है अपना सहलग्नता। लिंकेज। अब लिंकेज क्या होती है, सबसे पहले इनकी खोज किसने की, उस पर अपन डीपली स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि कोई एक क्रोमोसोम है। क्या है? ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। ठीक है, इस पर उपस्थित सभी जीन्स, यानी कि अपन जानते हैं कि इस क्रोमोसोम पर ये कोई जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये जीन है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक क्रोमोसोम पर उपस्थित सभी जीन्स आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि इनके बीच आपस में कोई ना कोई संबंध होता है, जिसे लगनता, लिंक्ड, इसे क्या बोलेंगे अपन? लिंक्ड। लग्नता, यानी कि एक क्रोमोसोम पर उपस्थित सभी जीन्स आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसे ही अपन लिंक्ड या लगनता कहते हैं, क्योंकि ये आपस में संबंधित है। अब कोई भी क्रोमोसोम, चाहे वो सेक्सुअल क्रोमोसोम हो या एसेक्सुअल क्रोमोसोम हो, लैंगिक गुणसूत्र हो या अलैंगिक गुणसूत्र हो, इन पर उपस्थित जो जीन्स है या जीन की जो उपस्थिति की अवस्था है, उसे ही अपन सहलगनता या लिंकेज कहते हैं। क्या कहा मैंने? सेक्सुअल या एसेक्सुअल क्रोमोसोम्स, कोई सा भी क्रोमोसोम हो, इन पर प्रेजेंट जीन्स की अवस्था या जीन्स की पास पास उपस्थित होने की अवस्था, पास पास प्रेजेंट होने की अवस्था को क्या कहते हैं अपन? लिंकेज कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अपन ने
मेंडल के जब नियम पढ़े थे अपन ने, तो वहां पे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम भी पढ़ा था, 3rd नंबर का लो। तो स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का पालन उन्हीं जीन्स के द्वारा किया जाता है जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर उपस्थित रहते हैं। यही तो अपन ने वहां पे समझा था। जैसे मान लो कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये वाला, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इस पर उपस्थित जीन्स है। तो स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का पालन वो ही जीन्स करेंगे जो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे। लेकिन यहां पे अपन पढ़ रहे हैं सहलग्न जीन, लेकिन सहलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर, ये एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होने के कारण, पास पास स्थित है, लेकिन सहलग्न जीन एक दूसरे के पास पास स्थित होने के कारण सहलग्न अवस्था में ही गेमिट्स में या युग्मकों में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि ये जो पास पास स्थित जीन्स है, ये इसी अवस्था में, जिसे बोलते हैं सहलग्न अवस्था, इसी अवस्था में गेमिट्स में या युग्मकों में ट्रांसफर हो जाते हैं। युग्मक जिन्हें बोलते हैं अपन गेमिट्स। सहलग्न यानी साथ साथ रहना, यही तो होता है मतलब। अगर मतलब देखें तो अपन, तो एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन सभी सहलग्न होते हैं, एक रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा बेटसन एवं पुन्नेट का। बेटसन एंड पुन्नेट। बेटसन एंड पुन्नेट नामक वैज्ञानिकों ने सन 1906 में मीठी मटर, कौन सी मटर? मीठी मटर, जिसका बोटनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। क्या नाम है? लेथाइरस ओडोरेटस। ये मीठी मटर की स्पीसीज, उसका बोटनिकल नेम है, पर कार्य करते हुए सहलग्न जीन्स के बारे में सर्वप्रथम बताया था। इस पौधे पर कार्य करते हुए सबसे पहले सहलग्न जीन्स के बारे में बताया था। किन्होंने? बेटसन और पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 में। तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन के एग्जाम में भी और आपके यहां में भी, कि बेटसन और सर्वप्रथम सहलग्न जीन्स के बारे में किन वैज्ञानिकों ने बताया? तो बेटसन और पुन्नेट ने सन 1906 में कौन से पौधे पर अध्ययन किया था? मीठी मटर, बोटनिकल नेम लेथाइरस ओडोरेटस। क्लियर है? ठीक है। तो अपन को अब तक ये पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है? कि जो एक गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उस पे उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिनकी इनकी उपस्थिति की अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? सहलगनता या लिंकेज कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब अपन ने मेंडल के नियम में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों पढ़े थे। यानी जो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर रहे थे वो तो प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे थे वो अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहला रहे थे। तो वही बात यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण या लक्षणों के एलील्स ही तो बोलते हैं, एलील्स जो अलग अलग जनकों से आए हैं, पृथक पृथक रहने का
प्रयास करते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिकर्षण या रिपल्सन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभावी को अपन क्या बोल रहे थे, डोमिनेंट, और अप्रभावी को रिसेसिव। इन दोनों के जो लक्षण हैं और इनको जो कंट्रोल करने वाले, जिन्हें अपन कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं एलील्स, ठीक है। तो जो अलग अलग ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो अलग अलग जनकों से आ रहे हैं, ये F1 पीढ़ी में भी अलग अलग रहने का प्रयास करते हैं। इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। आकर्षण तो पास पास रहने को बोलेंगे, जबकि इनके बीच तो पृथक रहने की नेचर है, तो इसे बोलेंगे अपन प्रतिकर्षण या रिपल्सन। क्लियर है यहां तक? अब आपने एक नाम सुना होगा, मॉर्गन, 1910। मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सन 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, यानी जो मधुमक्खी होती है, उस पर मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सन 1910 में प्रयोग करते हुए सहलगनता की या लिंकेज की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिंकेज की खोज की थी। और इन्होंने यह बताया था कि एक क्रोमोसोम पर जीन्स हमेशा एक लाइनर सीक्वेंस में एक रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। जिससे कि ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन्स एक रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, सीधी लाइन में। जैसा क्रोमोसोम है, इस पर सीधी लाइन में या रेखीय क्रम में, इसे बोलते हैं लाइनर सीक्वेंस या रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। ये किसने बताया? मॉर्गन ने बताया। तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर या मेलेनोगेस्टर पर। क्लियर है यहां तक? ओके। अब अपन बात करेंगे लिंकेज को, तो अपन ने अच्छे से समझ लिया है। इसकी खोज किसने की? सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? अब बात करेंगे सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारकों की। इतना क्लियर है? ओके। सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूं एज की, आयु की, तो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, सहलग्न जीन्स के मध्य के लिंकेज बल में भी कमी आएगी। कैसे? तो पॉइंट है अपना नेक्स्ट, सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो फर्स्ट मैंने लिया है एज, आयु का। तो जैसे जैसे इंसान की या किसी एनिमल की एज बढ़ती जाती है, तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे अपन बड़े हो रहे हैं, फिर बुढ़ापा आएगा, तो अपनी बॉडी भी क्रियाशील कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम पर जीन्स उपस्थित है, उनके मध्य में जो लिंकेज है, जो आपस में संबंध है, उसके बल में कमी आने लगती है। तो अपन इसमें क्या बोलेंगे? लिंकेज के बल में कमी। एज बढ़ने के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, लिंकेज के बल में भी कमी होने लगेगी। सेकेंड, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिंकेज में कमी होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिंकेज में कमी होगी, ये चीज ध्यान रखना। थर्ड नंबर पे जैसे मान लो कि एक्स रेज, विकिरण, रेडिएशन, एक्स रेज, रेज का मतलब किरणें, अगर एक्स रेज को यूज में ले तो भी लिंकेज के बल में कमी ही आती है, कमी, कमी। और एक और लें, जैसे मान लो डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, यानी कि इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना देता हूं मैं। जैसे ये कोई गुणसूत्र है, इस पे ये जीन्स है रेखीय क्रम में, इनके इन जीन्स के बीच जितनी दूरी कम होगी उतना ही लिंकेज अधिक होगा। अगर इनके जीन्स के बीच की दूरी अधिक होगी, जैसे मान लो कि यहां तो पास पास है तो इनमें लिंकेज भी अधिक होगा, लेकिन यही जीन्स अगर दूर दूर हो, जैसे एक यहां पे है, दूसरा यहां पे हो, तीसरा यहां पे हो, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी या दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज के बल में भी कमी आने लगेगी। तो ये मैंने आपको सहलगनता या लिंकेज को प्रभावित करने वाले 4 मोस्ट फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझाया है। एज, टेम्परेचर, एक्स रेज और डिस्टेंस मीन्स दूरी। क्लियर है यहां तक? तो ये क्रॉसिंग ओवर, सॉरी, सहलगनता या लिंकेज का टॉपिक भी अपना क्लियर है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे सहलगनता किसे कहते हैं, सहलगनता की खोज किसने की, लाइनर सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं जीन्स, किसने बताया, सर्वप्रथम सहलग्न जीन्स के बारे में किसने बताया, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये टॉपिक भी अपना यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिसे बोलते हैं अपन जीन विनिमय, ये बोलते हैं जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसकी खोज किसने की या इसके बारे में सबसे पहले किसने समझाया, इस क्रिया में होता क्या है, कहाँ पे ये होता है, उस संरचना को क्या कहते हैं, इस क्रॉसिंग ओवर के में होता क्या है, बाद में उत्पाद क्या बनता है, ये कितने टाइप का होता है, इसका महत्व क्या है, ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।